हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th ह्यूमन डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज इस पार्ट 3 में हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कि आपको खास तौर से क्लियरली नजर आ रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रीनेटल, इन्फेंसी। ये 2 स्टेजेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली सब टॉपिक्स ही हैं इसके। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से शुरुआत होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो सभी टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था बेसिकली। यहाँ से शुरुआत होगी मेन टॉपिक्स की, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक में कवर करेंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जितना भी कंटेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके रिसीव कर सकते हैं। ये प्रॉपर नोट्स हैं जो मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में भी यूज करती हूँ, ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों के साथ यूज करती हूँ। वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि वो सभी स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी क्लास 11th में है और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली इन नोट्स को अवेल करें। राइट, अब हम बात करते हैं अपने आज की क्लास की, जिसमें हम 2 मेजर स्टेजेस को कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा समझेंगे कि डेवलपमेंट की स्टेजेस होती क्या हैं, और यहाँ से जो भी टॉपिक आगे बढ़ेंगे उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि जितनी भी स्टेजेस आएंगी उसमें से कुछ स्टेजेस को आप क्रॉस करके ऑफकोर्स यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रीनेटल और इन्फेंसी का आपको कुछ भी याद नहीं होगा, इन्फेंसी का कुछ भी याद नहीं होगा, ऑफकोर्स प्रीनेटल का तो आपको याद हो नहीं सकता। तो फिर हम इस टॉपिक को आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। चलिए, ये 3rd पार्ट है। 2 प्रीवियस वीडियोस आप पढ़ चुके हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ चलता रहता है। राइट, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में चलता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। तो जाहिर सी बात है, जो उसकी स्टेजेस चलेंगी उनमें भी हम कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे कि जो भी चेंजेस हम एक लेवल पर देखेंगे उसमें कुछ बढ़कर ही दूसरा आगे हमें देखने को मिलेगा, कुछ नया ही उसमें एड ऑन होता हुआ नजर आएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होता है। हमें पता होता है कि एक बच्चा छोटा है तो वो बड़ा होगा, अगर बच्चा जो है वो वर्ड्स को बोलने लगा है तो वो सेंटेंसेस बोल सकेगा। तो प्रिडिक्टेबल प्रोसेसेस होता है जो हमें इजिली नजर आता है, जो हम डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू देखते हैं। कुछ स्टेजेस की बात करें तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट आप अभी हैं, अभी आप अडल्टहुड तक शायद नहीं पहुंचे होंगे, और अगर अडल्टहुड में भी अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर आगे आपके मिड अडल्टहुड और आगे इस तरीके से ओल्ड एज तक हम जाते हैं। अब ये कुछ लाइन हाईलाइटेड है, इसे मैं क्लियर करूंगी आपको। ईच ऑफ दीज स्टेजेस हैज डिफरेंट फिजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि हर स्टेज में हमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, इमोशनल हर स्टेज में दिखेगी, कॉग्निटिव हर स्टेज में दिखेगी, फिजिकल डिफरेंसेस हमें हर स्टेज में दिखेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से हर स्टेज में बहुत अलग होंगे। एंड ह्यूमंस गो थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इन देयर लाइफ। हर पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से होता हुआ ही ओल्ड एज तक पहुंचता है। Typically, human development is a pretty predictable process. Most human develop at similar rates. अगर रेट की बात करें तो होता तो तरह तरह से है डेवलपमेंट, लेकिन एक रेट सबका वही चलता है। मतलब अगर हम 6 years old बच्चे को देखेंगे, आप जनरली बच्चों को गेस कर लेते हैं एज देख के। क्यों? क्योंकि जो 6 year old बच्चे को आप देखेंगे तो वो आपको सब उस लगभग लगभग हाइट, वेट उस तरह के ही नजर आते हैं। ऐसा होता है कि कई बार हम कोई किसी बच्चे को देख के कहते हैं कि अपनी एज के हिसाब से कम है, इसकी ग्रोथ कम है, या इस एज के हिसाब से इसका मेंटल लेवल काफी ज्यादा है। तो क्योंकि हमने कुछ एक स्टैंडर्ड एवरेज कुछ सेट है जिसके हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं। खैर, दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अलाउज अस टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, ऑफ कोर्स, जिसकी मैंने अभी बात करी। उसी तरीके से हम बता पाते हैं कि बच्चा इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंट है, या फिर एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। ये 3 होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और तीसरा साइको सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल में बॉडी की फिजिक्स से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, बॉडी ब्रेन का डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ, ये सारी चीजें, हेल्थ, वेलनेस, मोटर स्किल्स, सेंस ऑर्गन्स का वर्क करना, ये सब कुछ आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लर्निंग, अटेंशन, मतलब जितना कुछ भी हमारे माइंड की एक्टिविटीज होती है, जिन्हें मेंटल एक्टिविटीज हम कहते हैं, उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जितनी समझदारी की बात एक 12 साल का बच्चा करेगा, उतना समझदारी की बात 4 साल का बच्चा नहीं कर सकता। या जितनी समझदारी से किसी आंसर को देने की जो कैपेबिलिटी है, प्रेजेंटेशन है, वो 18 years old पर्सन में हमें नजर आएगी, वो भी 12 साल के बच्चे में नहीं दिखेगी। तो डिफरेंस रहता है। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? ये वो होता है जब वो सोशल वर्ल्ड में रहते हुए हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता है। सोशल वर्ल्ड में रहते हुए सिर्फ सोशल एनिमल बनना इज नॉट जस्ट द थिंग, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग। तो वो सारी चीजें जो होती हैं साइको सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। ये सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं वो टेम्परेरी कंसीडर की जाती हैं, और कोई ना कोई एक डोमिनेंट फीचर उसमें हमारा रहता है। डोमिनेंट फीचर का मतलब ये हो गया कि जब हम बच्चा जब छोटा होता है तो हमारा जो फोकस होता है उसके फिजिकल हेल्थ पर ज्यादा होता है। जब वो स्कूल जाने लगता है
तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस हो जाता है। तो कोई ना कोई डोमिनेटिंग एरिया रहता है, डोमिनेंट फीचर रहता है पर्सनैलिटी का, जो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज में मैटर करता है। जैसे कि अगर हम अडल्टहुड की बात करें, तो जब अडल्टहुड में हम किसी भी पर्सन से किसी नॉनसेंस स्टेटमेंट की या कुछ ऐसी लॉजिकल बात की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते या नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह की कोई बात करे, क्योंकि उस टाइम पर एक मेच्योरिटी का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हर एक उसमें हम देख सकते हैं। Individuals do vary a lot with respect to the time or rate of development from one stage to another developmental stage में। आप ये जो भी कंटेंट देख रहे हैं ना, इसको आप आराम से पढ़िए और आप समझ पाएंगे कि हम क्या क्या कंटेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है, तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐड करना होता है। तो उस टाइम पर आप यहाँ से काफी सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे ये पैराग्राफ ले सकते हैं, इसको आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए, इस तरीके से आप कंटेंट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप ज्यादा जानते होते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन में इतना लिख कर आएंगे, जब जानते ही इतना है तो आप इतना भी नहीं लिख पाएंगे, है ना, ऐसा होता है। शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्टेज से, विच इज प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल वर्ड जब यहाँ पर आ जाता है तो ये वो पीरियड होता है प्री नेटल का जहां से लाइफ बिगिन होती है। फ्रॉम वेयर द लाइफ बिगिंस इज कॉल्ड द प्रीनेटल स्टेज। अब लाइफ कहाँ से बिगिन होती है? लाइफ एक्चुअली हमारे दुनिया में आने से बिगिन नहीं होती, बल्कि कंसीव होने के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाती है। मींस जब कंसेप्शन का पीरियड होता है, पूरा थ्रू आउट पीरियड होता है, वहां से लाइफ बिगिन हो जाती है। एक बच्चा अपनी मदर के वोम में मूवमेंट भी करता है, ब्रीदिंग भी उसकी स्टार्ट होती है, बहुत सारी चीजों को वो करता है, तो लाइफ तो उसकी बिगिन हो चुकी है ऑफकोर्स। तो वही फेज जो है वो प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रही है कि प्रीनेटल स्टेज में भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और ऑफ कोर्स होता है। हमें पता है कि एक बच्चा जो होता है 9 मंथ्स में जब दुनिया में आने के लिए रेडी होता है, तो वो कितना ग्रो कर चुका होता है। इसका मतलब वहां पे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ और कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं? क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है? क्या सोशल डेवलपमेंट होता है? दैट साउंड्स फनी, आई नो। सोशल डेवलपमेंट सुन के आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ऐसा होता है, पर हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है। एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द वॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ। फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ का, यानी पूरा जो कंसेप्शन का पीरियड होता है, उसमें वोम में जब बच्चा ग्रो करता है, उस पीरियड को हम कहते हैं प्रीनेटल का फेज। इस प्रोसेस में जो होता है वो बायोलॉजिकल चेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन और ऑब्जर्व बाय एनी अदर पर्सन आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब ऑफ कोर्स आउटसाइड दैट बॉडी। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो हमको बायोलॉजिकल वे में नजर आते हैं। यानी यहाँ पे 3 पीरियड में जो क्लासिफिकेशन होता है, जर्मिनल पीरियड यानी जर्मिनेशन का जो पीरियड होता है, जाइगोट का जो टाइम होता है, एम्ब्रॉयनिक पीरियड होता है, और उसके बाद फीटल पीरियड होता है। यानी कि किस तरीके से होती है चीजें? इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म सेल from the male and the ovum of the female join in the female's fallopian tube in conception। मींस यहाँ पे जो स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से जब यहाँ पे कंसेप्शन का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वो जर्मिनल पीरियड हो जाता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द 30 और 80 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज टिपिकली सेपरेटेड इनटू 3 पीरियड्स। इस 3 पीरियड में ये डिवाइड हो जाता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मेनी मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मदर की एज, कहते हैं ना कि एक सर्टेन एज में जब कोई लेडी मदर बनती है, तो वो जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ और उसका सारी चीजों पर इम्पैक्ट आता है। न्यूट्रिशन वो क्या ले रही है मदर, उसका भी बहुत ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ तक कि एनवायरनमेंट और सोशल वर्ल्ड का भी फर्क पड़ता है। किस तरह के लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, क्या आप उस टाइम पर हॉबीज डेवलप कर रही है मदर, जो कुछ भी मदर रिसीव कर रही है फ्रॉम द वर्ल्ड, शी इज गिविंग इट ऑल टू हर चाइल्ड। So it is very, very important for the mother to have a very healthy environment around her, so that the child should also receive the same, right? A mother is the biggest source of everything the child receives. Therefore, if the mother carries any disease or infection, that too also matter। कि अगर कोई भी disease या infection है, तो वो भी prenatal development पर adversely affect करेगा। Also, other sources or threat to prenatal development are teratogens। ये क्या होते हैं? They are basically environmental agents that can cause deviation in a normal development। जब मदर जो होती है वो ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस इनके अक्रॉस आती है, किसी भी तरीके के पोल्यूशन, अल्कोहल, टोबैको, तो यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आने लगता है। यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर डायरेक्ट सोशल वर्ल्ड का कोई इंटरेक्शन नहीं था बच्चे के साथ में। इट इज ऑलवेज थ्रू द मदर। इमोशनल लेवल पर भी कुछ नहीं था, इट इज ऑलवेज थ्रू द मदर। तो जब बच्चा दुनिया में आने वाला है, इन्फेंसी स्टेज आ चुकी है। इन्फेंसी की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही बिगिनिंग का पीरियड होता है। शुरुआत के कुछ साल बच्चे के, यानी जीरो मंथ से लेके
बच्चा नॉर्मली 2 साल 3 साल, इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग फेज में डिवाइड किया है, पर अभी जनरली समझेंगे हम इसको ले सकते हैं 0 to 3 years मैक्सिमम। ओके, तो यूट्रस में द ब्रेन डेवलप्स रैपिडली एंड एन इन्फेंट इज बोर्न विद एसेंशियली ऑल ऑफ द नर्व सेल्स इट विल एवर हैव। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, मतलब इन्फेंसी की स्टेज में बिगिन करता है, एंटर करता है, बच्चा दुनिया में आता है, तो उसका नर्व सेल्स जो होते हैं, जो ब्रेन होता है वो डेवलप्ड होता है, यूट्रस में ही डेवलप हो जाता है ब्रेन। और उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट इज पर्टिकुलरली रैपिड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, जो बच्चे के इस दुनिया में आने के जो लास्ट फेज होता है, उस टाइम पर ही बच्चे का थर्ड ट्राइमेस्टर में ही काफी ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। और उसके बाद अब जो ब्रेन है उसका जो प्रोसेसर है यानी माइंड, वो वर्क करना शुरू करता है, बट नॉट टू फास्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चा इमीडिएटली आते ही चीजों को सेंस करना शुरू कर देता है, फील करना शुरू कर देता है। नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक एक करके बात करेंगे कि हम कई तरीके के डेवलपमेंट को नोटिस करते हैं और इसी ऑर्डर में हम सभी स्टेजेस में चलेंगे। मैं आपको ये समझा दूं कि जो हम इन्फेंसी स्टेज में करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में। मतलब मोटर डेवलपमेंट हमारे स्किल रिलेटेड हो गया, सेंसरी डेवलपमेंट या परसीव कैसे करता है बच्चा, इन चीजों के डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस तरीके से करते हुए हम काफी सारे डेवलपमेंट सभी स्टेजेस में पढ़ेंगे, ये केवल इन्फेंसी के लिए नहीं है। और प्रीनेटल में हमने इतने सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर हम केवल और केवल बायोलॉजिकल वे में बच्चे के अंदर होती हुई ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, या डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑफकोर्स, और हम कुछ फील कर सकते हैं कुछ चीजों को, और उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन इन्फेंसी से लेके अब आगे तक हर तरीके के डेवलपमेंट के बारे में हर स्टेज में बात करेंगे। तो चलिए मोटर डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। अगर बच्चों की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, तो they have a surprising number of unlearned reflexes, that is unlearned response to stimuli। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस को रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मूवमेंट बॉडी का, चाहे वो बहुत ही स्लाइड क्यों ना हो, हमें बच्चे को हिलाना नहीं पड़ता है, वो कई सारी चीजों में बॉडी मूवमेंट करता है। तो ये कैसे हो जाता है, ये बच्चा अपने साथ दुनिया में लेकर आता है। तो उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनके कुछ नाम हैं। इन पर्टिकुलर सबसे पहले द रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो टर्निंग ऑफ एन इन्फेंट्स हेड टुवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज अ ब्रेस्ट और हैंड। बच्चा जो होता है, जब बेबी जो होता है वो सकिंग के लिए आगे बढ़ता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो सब इसमें आता है। तो किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड जब वो अपना हेड का मूवमेंट करता है तो उसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, इज एन आउट स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इन रिस्पॉन्स टू अ लाउड नॉइज और सडन चेंज। अगर बच्चे के आसपास के एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है जो वो एकदम से जिसके टुवर्ड्स वो रिएक्ट करेगा, तो उसको हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी टेंस हो जाती है, आर्म्स एक्सटेंड हो जाते हैं और इस तरीके से बच्चा रिएक्ट करता है। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, इट्स अ विगोरस ग्रास्पिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट टचेस द पाम। कभी छोटे बच्चे का पाम टच करके देखिएगा तो जो वो रिएक्शन देता है उसी को हम ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। और बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है, इज एन आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बिग टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर्स व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज टच। बच्चे के टच फुट के जो टच, उसको सोल को जब हम टच करते हैं तो जो बच्चा रिएक्शन देता है अपने लेग्स के टुवर्ड, तो उसको हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहते हैं। ये इन्हीं रिफ्लेक्सेस के नाम हैं, आपके बुक से ये पेज लिया गया है, आप चाहें तो ये पूरा फेज देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कब कब हम नोटिस करते हैं, तो ये रूटिंग, मोरो, ग्रास्प और बेबिंस्की हम एक साथ सारे नहीं नोटिस करते, ये हमें अलग अलग टाइम पर देखने को मिलते हैं और 3 से 6 मंथ के बीच में ये डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही 6 to 7 मंथ में डिसअपियर हो जाता है, मतलब उससे पहले ये देखने को मिलता है। ये 3 to 4 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है और ये 8 to 12 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। तो यानी उससे पहले ये अपीयर होते हैं, तभी तो ऑफकोर्स ये डिसअपियर होते होंगे। तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पे इस वाले चीज को समझाने के लिए मैंने इस इमेज का यूज किया है। फिजिशियंस समटाइम्स यूज दिस रिफ्लेक्सेस टू असेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो अगर छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो कर नहीं सकता है, तो जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो वो कई बार इन रिफ्लेक्सेस की हेल्प से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम होगी। और जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ये मोटर डेवलपमेंट में आता है। देखिए मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो तो बहुत सारे, अगर हम बड़ों की देखें तो बहुत सारे स्किल्स से इंक्लूडेड होता है, लेकिन छोटा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, हाथ पैर चला सकता है, गर्दन चला सकता है, बॉडी मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ सकता है। तो उन्हीं सब चीजों को डिफरेंट डेवलपमेंट का नाम दिया गया है और ये हम बच्चे के अंदर मूवमेंट देखते हैं और इसके बाद धीरे धीरे बच्चा सरकने भी लगता है, चलने भी लगता है ना, हाथ पैरों के रिएक्शंस देता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आते हैं सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट पे।
सेंसरी एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं और हर बच्चा उन 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है। जैसे कि बच्चे जो है वो अगर हम सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बहुत सारे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बच्चे की आंखों के सामने ले जाके अगर इस तरह से करें तो बच्चा पलके झपकाने लगता है, वो आंखों का रिएक्शन देता है। या कोई ऐसी चीज, दवाई की स्मेल अगर उसके नाक के पास आ जाए, उसको हम खिलाने जाते हैं तो वो उस चीज से अपना रिएक्शन तुरंत देने लगता है ना, हाथ पैरों का देने लगता है रिएक्शन, हाथ पैरों के थ्रू देने लगता है, तो अपने सेंस ऑर्गन सुनता है। या बच्चे के कान के पास आपको ऐसा म्यूजिक बजाते हैं या कुछ भी ऐसा जो टॉय होता है उसको लेकर आते हैं तो वो हंसने लगता है, वो यानी कि वो सुन रहा है, ऑफकोर्स तभी तो वो रिएक्शन दे रहा है। तो उसके सारे सेंस ऑर्गन यहाँ पे वर्क करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एट द एज ऑफ 3 months मोस्ट इन्फेंट्स कैन रिकॉग्नाइज अ फोटोग्राफ ऑफ देयर मदर। बच्चे जो हैं वो शुरुआत में, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चा तो अपनी मदर के वोम से निकल के आया है तो कनेक्टेड तो वो होता ही है, लेकिन फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है 3 months की एज तक आके। एन इन्फेंट्स एबिलिटी टू परसीव डेप्थ हैज बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली विद एन apparatus कॉल्ड अ विजुअल क्लिफ। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू बच्चे को ये ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या बच्चा कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, डेप्थ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। कॉग्निटिव टर्म जब आती है तो एक नाम आता है पियाजे का, उनके बारे में अभी आगे और बात करेंगे। फिलहाल पहले समझ लेते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमें ये बताता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड टू मेंटली रिप्रेजेंट इवेंट्स एंड मैनिपुलेट सिंबल्स। लेकिन आप इन्फेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो क्या लगता है बच्चा कॉग्निटिव लेवल पर किस तरह से ज्यादा रिएक्ट कर सकता है? तो चलिए इसी को समझते हैं। बेबीज आर नॉट ओनली ग्रोइंग फिजिकली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ बट ऑल्सो कॉग्निटिवली, यानी मेंटली। तो जब जो कुछ भी वो इंटरैक्ट करते हैं, लर्न करते हैं अपने आसपास के लोगों से, वो नए कनेक्शन, नए पाथवेज बना रहे होते हैं, राइट। उनकी जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होके उनके ब्रेन और बॉडीज के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही होती हैं। वाइल फिजिकल ग्रोथ एंड चेंजेस इजिली ऑब्जर्व, अभी हमने बात की थी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो तो बहुत इजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन कॉग्निटिव चेंजेस और डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बच्चे, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट के हिसाब से, जो भी थ्योरीज उनकी बनाई हुई हैं उनके प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो काफी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बट बहुत ज्यादा अगर हम कहें कि बहुत कुछ हम देख सकते हैं, नहीं। अभी मैंने आपसे कहा था कि पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, या फिर एरिक्सन की जो साइकोसोशल स्टेजेस हैं, या फिर आप जो ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर का इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ के आए हैं, ये भी सब थ्योरीज ऐसी हैं जो मेंटल ग्रोथ को एक्सप्लेन करने में काफी हद तक हेल्प करती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बने हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, स्पेशली फॉर द इन्फेंट्स और द चिल्ड्रन, उनकी हेल्प से हम काफी कुछ जान पाते हैं। पियाजे ये कहते हैं कि न्यूबॉर्न इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। मतलब अगर बच्चा कुछ भी चीजों को परसीव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो अपने रिएक्शन के थ्रू उसको दिखाता है। दे डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन टू डू बट रादर फॉलो देयर इंस्टिंक्ट एंड इनवॉलंटरी रिएक्शन। जो कुछ भी उन्हें चाहिए, जैसे बच्चे को कोई भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा, है ना। पियाजे बिलीव दैट एज बेबीज बिगिन टू ग्रो एंड लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस, they begin to engage in intentional goal directed behavior. They begin to think about what they want to accomplish, how to accomplish, and then they do it. मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं पियाजे कि जब बच्चा सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होता है, तो जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट भी करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो समझता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। When infants develop object permanence, which is the ability to understand that something still exists even it can't be seen. ऑब्जेक्ट परमानेंस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? लगभग 8 साल के बाद, 8 महीने के बाद, जब बच्चा 8 months का हो जाता है, I'm really sorry correcting myself here, जब बच्चा 8 months का हो जाता है, उससे पहले अगर आपने उसके सामने कोई बॉल रखी है, यहाँ पे ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी जो थी वो एक काफी इंपॉर्टेंट स्टडी थी। उसमें ये बताया गया था, साइकोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किया था कि एक बच्चे के सामने बॉल को रखा गया और जो 8 months का नहीं था, और उसके बाद उस बॉल को हाइड कर दिया गया ब्लैंकेट के साइड में। तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कोई बॉल थी, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन 8 months के बाद के बच्चों पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब उनको बॉल दिखाई गई और फिर उनकी आंखों के सामने से बॉल हटा के ब्लैंकेट में छुपाई गई, तो बच्चा उस ब्लैंकेट में बॉल को ढूंढने लगा। ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी, जो हमें ये बताता है कि बच्चों के अंदर ये सेंसरी एक्सपीरियंस भी डेवलप हो जाता है कि उनके सामने कोई चीज नहीं है तो उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, या कोई चीज है तो हो सकता है वो ध्यान ना दे। लेकिन ये डिपेंड करता है जब बच्चा 8 months का हो जाता है, उसके बाद 8 months मतलब नॉट स्टिक टू 8 months कंप्लीट होते ही ऐसा एक्शन शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ रेंज, राइट।
So these two milestones, goal directed behavior and object permanence, are the highlight and major accomplishments of infants cognitive development. तो यहाँ पे cognitive development खत्म होता है। आते हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की। इन्फेंट्स का जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो एक इमर्जिंग अवेयरनेस इंक्लूड करता है ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। मतलब बच्चा खुद को अंडरस्टैंड करता है, नॉट इन अ वेरी डीपर वे, बट एटलीस्ट द चाइल्ड नोज इफ ही और शी इज अ चाइल्ड, मतलब बच्चा है, उसको एहसास होता है इस चीज का। इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स के टच को अच्छे से समझ सकता है, वो दूसरों के टच को भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि नहीं ये मेरे अपने नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी के बच्चे को गोदी लीजिए, वो रोने लगेगा, है ना। आजकल के बच्चे तो फिर ज्यादा स्मार्ट है, वो नहीं भी रोते हैं कई बार बच्चे, लेकिन अगर बच्चे को वो टच फेमिलियर नहीं लग रहा है तो बच्चा रोने लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्टिविटी उसकी आपसे नहीं है। और यही सब चीजें यहाँ पर होती हैं। बहुत बड़े इमोशनल डिजास्टर या बहुत बड़े इमोशनल एक्सपीरियंसेस की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। Through an emerging understanding of other peoples in their social environment, children gain an understanding of their roles with their families. धीरे धीरे वो समझने लगते हैं कि हम, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई बहन है, तो वो सारी फीलिंग आ जाती है उनके अंदर। और अगर आप देखिए किसी छोटे बच्चे के सामने उनके बड़े भाई बहन को डांटा जाए तो दे विल ऑल्सो क्राई कि मेरे सिबलिंग को ना डांटा जाए, तो दे शो देयर अफेक्शन, दे शो देयर इमोशन थ्रू ऑल दीज थिंग। तो अर्ली इन्फेंसी में बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंपल बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं होता है। सोशल वर्ल्ड उनकी फैमिली, उनके सिबलिंग्स के सिवा उनका कोई नहीं होता है। जो ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली के लोग जो बहुत क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, फिजिकली कनेक्टेड हैं, उनके टच से बच्चा फेमिलियर रहता है। और कोई बहुत बड़ा सोशल वर्ल्ड ऑफ कोर्स इस टाइम पे बच्चे का नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो ये तो हमारा जो आज का जितना भी था इन्फेंसी के बारे में हमने पढ़ा, प्रीनेटल स्टेज को कंप्लीट किया। नेक्स्ट में हम अगली स्टेज पे बढ़ेंगे जब हमारा बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आई मीन नेक्स्ट वीडियो में आप पूरे डिटेल्स के साथ देख पाएंगे। तो देखते रहिए सभी वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपके साथ प्रेजेंट रहूंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो उसको ड्रॉप कीजिए। और अगर प्याजे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे पिन कॉमेंट्स में दे रही हूँ, वहां पे जाके आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि प्याजे की थ्योरी भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही सारी थ्योरी दी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इसके अलावा क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, नोट्स को जरूर रिसीव करिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।